तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्र में। आज हम यहाँ रघुवीर सहाय यानी अध्याय 4 हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रघुवीर सहाय का जो चैप्टर है कि कैमरे बंद अपाहिज, ठीक है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम यहाँ पर रघुवीर सहाय के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जन्म कहाँ हुआ था इनका, 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, सबसे मेन बात अब हम पढ़ेंगे कि इसकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1951 में सबसे पहले इनकी क्या है, पहली रचना है कि अज्ञे द्वारा संपादित कौन सा दूसरा सप्तक कब हुई थी, 1951 में, आरंभिक कविताएं। ठीक है, इसके बाद अब बढ़ेगी आरंभिक कविताएं महत्वपूर्ण काव्य संकलन। काव्य संकलन कौन सा है इनका, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, पत्रकारिता, ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबद्ध रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवनव, भारत टाइम्स तथा दिनमान से संबद्ध रहे। सम्मान यानी इनको अवार्ड कौन कौन से सम्मान, कौन कौन से पुरस्कार मिले, साहित्य अकेदमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकेदमी पुरस्कार। और जो इनका निधन कब हुआ था, सन 1990 दिल्ली में। ठीक है, इनकी प्रमुख पंक्तियां अब हम देख लेते हैं। इनकी प्रमुख पंक्ति कौन सी होगी, कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा, ना टूटे तिलस्म तिलस्म, सत्ता का मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। ठीक है, तो इनकी ये प्रमुख पंक्तियां रही। इसके बाद रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा है। क्या है, नागर चेहरा। ठीक है, हमारी ये बात आ गई है कि नागर चेहरा एक मैन, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़े कि सड़क चौराहा दफ्तर अखबार संसद बस रेल और बाजार की बेलोज भाषा में उन्होंने कविताएं लिखी। ठीक है, इसके बाद घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर ने हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छदम इनकी कविता में उतारकर खोज पत्रकारिता की सनसनी रफ्ते नहीं रह जाते। ठीक है, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि आत्मनिवेशन का माध्यम बन जाते हैं। ये ठीक है कि पेशे से क्या थे, वे पत्रकार थे। हमारा ये सबसे मेन आ गया कि जो रघुवीर सहाय थे वो क्या थे, पेशे से पत्रकार थे। लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं थे, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। ठीक है, वो पेशे से पत्रकार थे लेकिन वो पत्रकार ही नहीं बल्कि पत्रकार के साथ साथ सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और नाटकीय प्रभाव दिया। एक हमारा मेन पॉइंट ये होगा कि कहानीपन को उन्होंने क्या दिया, एक नाटकीय वैभव दिया। ठीक है, कविता को उन्होंने क्या दिया, एक कहानीपन दिया और एक नाटकीय वैभव दिया। इसके बाद जातीय या व्यक्तिगत स्मृतियों उनके यहाँ नहीं है, बराबर हैं, नहीं के बराबर हैं, इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े हैं। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग बुझी खुदारी मुस्कानों से उनकी कविता पढ़ी है। छंदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम है, पर वे ज्यादातर बातचीत की शैली में ही उनका लिखा बखूबी लिखा है। ठीक है, इसके बाद हम अगले पेज पे आ जाते हैं। बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने देखा। रघुवीर सहाय की कविता में दूसरी विशेषता यह है कि छोटे या लघु की महत्ता को स्वीकार। जो रघुवीर सहाय की जो दूसरी कविता की विशेषता है वह क्या है, छोटे या लघु की महत्वता का स्वीकार। ठीक है, इसके बाद वे महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बताते हैं। रघुवीर सहाय ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा। रामदास नामक की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। ठीक है, तो हमारा सबसे यहाँ पे हम ये पॉइंट आ गया कि हमारा रामदास नामक कविता जो उनके नाम से प्रचलित है
वो क्या है, एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे बढ़े तो अत्यंत साधारण और अनायास की प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में क्या है, मिलती है। ठीक है, मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है कि यहाँ प्रस्तुत कैमरे में बंद अपाई लोग भूल गए हैं संग्रह से ली गई है। ठीक है, हम हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन बनेगा कि कैमरे में बंद अपाइज कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो किससे ली गई है, लोग भूल गए हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे बढ़े से ली गई है, शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उसे से कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। सहाय जी की यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसे टेलीविजन माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह हर एक ऐसी व्यक्ति की इशारा करती है जो दुख दर्द यातना न को चाहता है। ठीक है, अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं, बेचना चाहता है। ठीक है, इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते हुए लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने धुर संवेदनशीलता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जागने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था, रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय जो पूरा हुआ। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि कैमरे बंद अपाहिज कहानी क्या कहना चाहती है। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।